अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ क्लियर आ रही मेरी? चलिए ठीक है। आज वैसे मैंने अनाउंस तो कर दिया था, आज हमारी वैसे लास्ट क्लास है, तो आज का कंटिन्यू करने से पहले मैं आप सबसे रिव्यूज़ लेना चाहूँगा। क्या आपने ओवरऑल इस कोर्स से क्या सीखा? ओवरऑल आप कितने किस कोर्स से सेटिस्फाई रहे और क्या कुछ नई चीज़ें आपको सीखने को मिली? वन बाय वन करके ना आपने बताते जाना है, मैं खुद अनाउंस करता जाऊँगा। जी हकीम आमिर साहब, आप बताएं कैसा रहा कोर्स आपका? और सर बहुत अच्छा रहा। इसमें ना बहुत सारी नई चीजें, अद्वियात के ग्रुप्स में क्या क्या है और साथ सिस्टम क्या है। और तो यह है कि ना बहुत फायदा रहा पहले की। सही, चले अल्लाह ताला आपके इल्म में और इजाफ़ा करें। जी ताहिर साहब, आप बताएं। सर अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो फिल्म चूँकि मेरा ओरिजिन वो एलोपैथिक से था, तो ये तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ये आपके लेक्चर में, स्पेशली आप इंग्लिश और जो इस चीज़ को आपने मिक्सअप की है, तो मैं बहुत ईज़िली इसको जनाब अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। सही, चलें अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफ़ा फरमाएं। जी अबू हमज़ा डॉक्टर इकबाल साहब। जी इकबाल साहब। चलें आपसे फिर लेता हूँ मैं। जी नवीरा, आप बताएं। Customer information क्या हमारा पूरा डॉक्यूमेंट बैंक का पास रखिए तो मुझे बात आइडिया बात को मुझे वैलिडिटी के दौरान किसी से प्रोसेस करने की जरूरत है उसकी जरूरत है तो मेरी आईडी का उल्लेख किए कि एक आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। सही, चलें अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफ़ा फरमाएं। जी मदिया, आप बताएं। आपके माइक का इशू आप टेक्स्ट में बता दीजिए। नेक्स्ट है जी रुकैया, आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो एज अ गर्ल स्टूडेंट फोर्थ सेमेस्टर हम लोग हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों को इस डिग्री के बारे में नहीं था पता, हर डिग्री के बारे में नहीं था पता कि ये है क्या, इसका फलसफा क्या है, या हमें हमारी टेक्निक्स क्या होंगी जब हम इसको प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर लेके आएंगे। और सबसे मेजर बात जो है एलोपैथी में और हर्बलिज्म में डिफरेंस क्या है, इनके वे ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, ये जब पूछा लेकिन कभी इतना सही जवाब नहीं मिला और इतना डिटेल जवाब नहीं मिला, ना कभी पता लगा। तो इस कोर्स के जरिए अलहमदिल्ला ये कंसेप्ट हर कंसेप्ट क्लियर हो गया और ये भी कि ये डिग्री वो नहीं है जो हमारे सामने पेश की जाती है। अब ये भी पता लगा कि जो आगाही आगाही के नाम पे इंफॉर्मेशन है वो भी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। जो हमारे सामने एक पिक पेश की जाती है इस एल्गोरिथम की, वो बहुत महदूद सी चीज है, लेकिन इसकी मतलब बहुत ज़्यादा है जिसे हमें समझने की ज़रूरत है। और इस तरह के जो कोर्सेज वगैरह हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। इनसे बस ये है इस चीज़ को समझने का कि हेल्पिज्म है क्या, इसको हमने कैसे अप्लाई करना है और इसके रिजल्ट हम लोगों ने कैसे किस तरीके से करेंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छा हमारा ये कोर्स है और उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट ईयर भी कोई इस तरह का कोर्स है ताकि हम लोग उससे बेनिफिट ले सकें। जज़ाकल्लाह खैर। सही, चलें अल्लाह ताला आपके इल्म में और इजाफ़ा फरमाएं। जी नेक्स्ट रमज़ान साहब, आप क्या तबसरा करेंगे कोर्स के ओवरऑल? जी रमज़ान साहब, आवाज़ आ रही? माइक का कोई इशू है तो आप टेक्स्ट में हमें बता दें, और मदिया आपका भी टेक्स्ट में बता दें। नेक्स्ट आप बताएं तानिया।
रमज़ान साहब आप कुछ बोल रहे हैं, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी जी अब आ रही है, थोड़ी बहुत कट कट के आ रही है। आप ऐसा करें, हैंड फ्री आई थिंक आपने लगाई हुई है, हैंड फ्री वगैरह रिमूव करके बोलेंगे तो सही आएगी। चलें, जिन लोगों के रहते हैं इंशाल्लाह एंड पे उनसे रिव्यूज़ ले लेते हैं। चलें, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा नेक्स्ट मैं कुछ अनाउंसमेंट कर दूं कि नेक्स्ट जैसा कि हमने कोर्स के स्टार्ट भी कहा था कि फाइटोकेमिस्ट्री हमारी ओवरऑल 5 माह पे मुश्तमिल ये कोर्स होगा। 1 माह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुकम्मल हुआ जिसमें हमने बेसिक्स सारी कवर कर ली। अब आगे सिस्टम वाइज हमने चलना है। जैसे अभी आमिर साहब आपने पूछा कि इसमें शटिका का ट्रीटमेंट बता दें, ताहिर साहब आपने पूछा कि कॉन्स्टिपेशन को डिटेल से डिस्कस करें। तो ये सारी डिजीज़ हमने स्टार्ट में ही मैंने आपको क्लियर किया था कि हम ये सब कुछ सिस्टम वाइज लेके चलेंगे। लाइक कॉन्स्टिपेशन जीआईटी में आता है तो हम जीआईटी में उसको लेके चलेंगे। इस तरह शटिका जो है ये आपके मसल सिस्टम में आ जाएगा, आपके नर्वस सिस्टम में आ जाएगा, इसमें आपके लिम्स इन्वॉल्व होते हैं, तो ये हम उसमें स्टडी करेंगे। बट आज इन दोनों में से मैं एक चीज़ आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि जो है ना आपको समझ भी आ जाए, एक मॉडल भी आपके सामने पेश हो जाए। तो अभी आप ज़्यादातर लोग जिसका कहेंगे हम उसी को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। शटिका पे कितने लोग एग्री करते हैं कि शटिका डिस्कस कर लें, वो अपना हैंड रेज़ कर दें। और जितने लोग इस पहले शटिका वाले हैंड रेज़ करें, कितने लोग कहते हैं कि शटिका पे बात होनी चाहिए। ओके जी, 7 लोग कहते हैं कि शटिका पे बात होनी चाहिए, 8 लोग। और बाकी कितने लोग इनके अलावा मैं अभी हैंड नोट कर देता हूँ सबके। अब बताएं जी, कितने लोग कहते हैं कि कॉन्स्टिपेशन पे बात होनी चाहिए ना कि शटिका पे। चलें 5 लोग बस। चलें जी, शटिका वाले जीत गए हैं तो शटिका पे बात हो जाती है फिर। अच्छा जी, शटिका जो है ना, पहले थोड़ी सी इसकी पैथोलॉजी की बात कर लें। शटिका में होता ये है कि आपकी जो लंबर रीजन स्पाइन है ना, आपको पता है कि आपकी स्पाइन है, मैं अभी आपके सामने शो भी कर देता हूँ कि जैसे ये एक स्केलेटन है आपके पास ना। स्केलेटन में आपको पता है कि पहले 7 आएंगे आपके पास सर्वाइकल, उसके बाद थोरेसिक, उसके बाद लंबर रीजन आएगा। ये आपके ऑलमोस्ट किडनीज वाले पॉइंट पे आ जाते हैं लंबर रीजन। और लंबर के 5 वर्टिब्रा होते हैं और लंबर के बाद आगे सैक्रम आ जाएगा। तो शटिका में क्या होता है कि आपका जो लंबर रीजन की वर्टिब्राज है ना, अब वो वर्टिब्राज अगर हर्निएट कर जाएं, वो 1 मिनट मैं ज़रा स्केलेटन लगा लूँ जी। अब लंबर रीजन के जो वर्टिब्राज हैं वो हर्निएट कर जाए डिस्क कोई, तो क्या होता है कि नर्व्स एक हाई कह लें कि रिच सोर्स ऑफ नर्व, या एक ज़्यादा मकदार में वहाँ पे नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। तो जब कोई डिस्क हर्निएट करेगी तो ज़ाहिरी बात उसके साथ जो नर्व्स हैं, जो आसाब लगे हुए हैं, वो क्या हो जाएंगे, कंप्रेस हो जाएंगे। अब जब वो कंप्रेस होते हैं ना, तो जो शटिक नर्व है इसका रूट वे, इसका पाथवे ही होता है कि इसने लंबर रीजन से नीचे सैक्रम और सैक्रम से नीचे पेल्विस पे एक ये इसका जो कम्प्लेक्स है वो कंप्लीट होता है यानी बनता है। और उसके बाद इसने नीचे डाउनवर्ड द लेग
यानी इसने रन करना होता है। ये ओवरऑल शैटिक नर्व का पाथवे है। तो जब लंबर रीजन पे कोई डिस्क हर्निएट कर जाए तो नर्व कंप्रेस होगी, पेन होगी, लंबर रीजन से स्टार्ट होगी, और जब फ्लेक्शन की कंडीशन होगी ना, फ्लेक्शन मीन वो झुकेगा, तो जब झुकेगा तो वो कंप्रेशन मज़ीद बढ़ जाती है, और इवन थोड़ा सा ऐसे मतलब ट्विस्ट होगा, बेंड होगा, कोई भी मूवमेंट करेगा ना जिसमें लंबर रीजन इन्वॉल्व है तो उसकी वो कंप्रेशन मज़ीद बढ़ जाती है, और उस कंप्रेशन की वजह से अब जब नर्व कंप्रेस होती है ना तो उसकी पेन होती है, जिसे हम शट्टी का पेन बोलते हैं। अब इसकी सिर्फ एक कॉज नहीं है, जैसे मैंने एक कॉज आपको एक्सप्लेन की है कि ये आपकी जो है ना वो डिस्क हर्निएशन की वजह से होती है, और बहुत सारी कॉजेज़ हैं कि बाद औक़ात पेशेंट्स जिनका कोई ऑपरेट होना, सर्जरी होनी हो, तो अगर उन्हें सही पोजीशन में ना लिटाया जाए, वैसे ही सर्जरी कर दी जाए, तो आफ्टर सर्जरी उन्हें ये कॉम्प्लिकेशन बन जाती है। इसी तरह कोई जो है वो इन्फ्लेमेशन हो गई है, नर्वस सिस्टम में कोई डिसऑर्डर हो गया, कोई मेडिसिन ऐसी ले ली है, तो ओवरऑल इसको अगर आप तिब के हिसाब से देखें ना तो ये कोल्डनेस का मर्ज़ है कि इसमें हरारत की कमी हो जाती है। जब हरारत की कमी होती है, वो जो आसाब का आपस में कनेक्शन होता है उसके दरमियान कोई एक रुकावट आ जाती है, तो तब पेन कॉज होती है। आपको पता है कि हमने एक कोट पढ़ा था कि वेयर देयर इज़ पेन, के देयर इज़ नो सर्कुलेशन, एंड वेयर देयर इज़ सर्कुलेशन देयर इज़ नो पेन, कि जहाँ पे सर्कुलेशन ठीक हो वहाँ पे पेन नहीं होती कभी, और जहाँ पे सर्कुलेशन का मसला वहाँ पे पेन ही पेन होती है। तो यहाँ पे अब पैथोलॉजी जो मेन है, अगर इसको आप टेम्परामेंटली देखते हैं ना तो कोल्डनेस है, यानी हरारत की कमी है। तो आपने क्या करना है कि जो ऐसी अद्वियात देनी है जो आपकी पहली चीज़ क्या हो कि स्पाइनल कॉर्ड पे एक्ट करने वाली हो, नर्व्स पे एक्ट करने वाली हो, उसको स्टिमुलेट करने वाली हो, डिप्रेस करने वाली ना हो। हमने हर्ब्स मोड ऑफ एक्शन पढ़े थे ना, तो दो पढ़े थे, एक स्टिमुलेंट एक डिप्रेसेंट। तो जो स्टिमुलेंट ड्रग्स हैं ना स्पाइनल कॉर्ड पे और स्पेशली लंबर रीजन पे, आपने वो प्रिस्क्राइब करनी है, और उनसे क्या होगा कि ओवरऑल जो है ना वो 1 मिनट सर मेरे लिए अब गुजर जाओ, मैंने कहा कैमरा था इसलिए मैंने ये लो हो गया। जी सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। बात कर रहे थे, तो क्या बात कर रहे थे, इन्फ्लेमेशन की आई थिंक बात कर रहे थे, कोल्डनेस की बात हो रही थी सच कि इसमें आपने जो हर्ब्स देनी है, जड़ी बूटियाँ देनी है उसको इलाज में, वो ऐसी होनी चाहिए जो स्पाइनल कॉर्ड पे एक्ट करती हैं और उसको स्टिमुलेट करती हैं। हमने हर्बल मोड ऑफ एक्शन में पढ़ी थी जो। तो अब आप, और इसके अलावा कि जो इसके अलावा हमें कौन सी एक्टिविटी वाली चाहिए, आप खुद दिमाग लगाएं कि जो एंटी ऑब्स्ट्रुएंट हों, कि यानी जो ऑब्स्ट्रक्शन को ख़त्म करने वाली ड्रग्स हों, आपने वो चूज़ करनी है। जो हॉट टेम्परामेंट की हों वो चूज़ करनी है, जो स्टिमुलेंट हो वो चूज़ करनी है। तो ये आपके पास 3-4 कैटेगरीज आ गई कि आपने वो हर्ब सिलेक्ट करनी है जिनमें ये 4-5 एक्टिविटीज़ प्रेजेंट हो। ठीक हो गया। और इसके साथ साथ आपको एक वो भी हर्ब ऐड करनी है जो एनाल्जेसिक इफेक्ट भी रखती हो। इसकी सारी बात है, पेन को भी तो रिलीफ देना है ना। तो आप एक ऐसा फार्मूला डिज़ाइन करेंगे जिसमें हॉटनेस वाली ड्रग्स होंगी, एनाल्जेसिक होंगी, सर्कुलेशन ठीक करती होंगी, एंटी ऑब्स्ट्रुएंट होगी, तो शटिका का क्या आ जाएगा, ट्रीटमेंट आ जाएगा आपके पास। सिंपल सी बात है। तो शटिका में एक क्लासिकल साइन जो होता है ना वो ये कि घुटनों से नीचे जो है ना
वो पेन ज़्यादा होती है। अब शैटिक नर्व का काम होता है कि आपके थाई मसल्स की इसने मूवमेंट करवानी होती है, अडक्टर मसल्स की। मसल में अबडक्टर भी होते हैं, अडक्टर भी होते हैं। तो जो अडक्टर मसल्स होते हैं ना, उनकी मूवमेंट करवानी होती है। तो जब शैटिक नर्व में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आती है तो तब ये होता है कि आपके थाई में, और क्लासिकल ये है कि आपके घुटनों से नीचे पेन होती है, ठीक है। तो बाकी इसमें टेस्ट होते हैं कन्फर्मेटरी, 3-4 होते हैं। एक स्ट्रेट लेग रेज टेस्ट होता है कि आप उसकी टांग बिल्कुल जो है ना वो सीधी करवा के, उसको कहते हैं ऊपर को उठाओ और देखते हैं कि ये 60 डिग्री तक आ रही है, नहीं आ रही, 30 से 60 के दरमियान रह रही है, क्या उसका यानी कह लें कि ओवरऑल वो है, कितनी उसकी रेंज ऑफ मोशन है। तो अगर 60 से कम हो ना तो दैट्स मीन शैटिका। इसी तरह और बहुत सारे टेस्ट होते हैं। तो अब जो शैटिका का ट्रीटमेंट है ना, उसमें जैसे हमने स्टार्ट में पढ़ा कि हम हॉलिज़म फ़िलॉसफी पढ़ी कि सिर्फ दवाई इलाज नहीं है, सिर्फ हिजामा इलाज नहीं है, सिर्फ आकुपंक्चर या कायरोप्रैक्टिस इलाज नहीं है, सब कंबाइन करके देंगे तो ये एक परफेक्ट इलाज है। तो शैटिका के ट्रीटमेंट में सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपने जो नर्व पे आपने कॉज देखनी क्या है, कि अगर तो नर्व कंप्रेशन है तो आपको कंप्रेशन दूर करने के लिए क्या करना होगा कि आप उसकी एक्सरसाइज वगैरह देंगे कि उसके मसल्स मूव करें, प्रेशर डालें और वो कंप्रेशन हट जाए, ठीक है। तो एक्सरसाइजेज में मैंने आपको एक्सरसाइजेज जो क्लिनिक पे आते हैं ना आप लोग, आपको मैंने करवाई थी बोट पोज, याद है बोट पोज? तो बोट पोज बेहतरीन है। कोबरा स्ट्रेच एक एक्सरसाइज, ये बेहतरीन है। ये जो लोग जिनको नहीं पता वो भी नाम लिख लेना, बोट पोज। इसमें यानी कश्ती की तरह की ये मतलब एक शेप बनवाते हैं हम कि टांगे भी ऊपर को, बाजू भी ऊपर को। आप गूगल पे सर्च करेंगे ना बोट पोज तो आ जाएगी उसकी तस्वीर। तो बोट पोज वाली एक्सरसाइज करवाते हैं। और इसके अलावा कोबरा स्ट्रेच एक्सरसाइज ये करवाते हैं। इसके अलावा शैटिका के एक और रीज़न भी है कि आपका प्रीफॉर्मिस मसल होता है सैक्रम के नीचे या सैक्रम वाले पॉइंट पे कह लें, इसने होल्ड किया होता है, इस ये स्ट्रेंथ है, ये आपका कोर मसल है। तो आपने जब इसमें वीकनेस हो जाती है ना तो शैटिक पेन की कंप्लेन आती है, तो आपने इसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए कोबरा स्ट्रेच वाली एक्सरसाइज करवानी होती है। एक्सरसाइज ज़रूरी है। दूसरा, कपिंग कर दें आप। तो कपिंग में ये होता है कि अगर कोई टिश्यू एडेजन हो, ब्रेक डाउन हो जाती है, कंप्रेशन रिलीज़ हो जाती है, तो हिजामा भी आप कर दें लंबर रीजन पे, और स्पेशली लंबर L4 L5 और आगे जो है ना S1 S2 तक, ठीक है। तो ये आप पॉइंट्स हैं हिजामा के, आप हिजामा भी लगाएं, ठीक है। और इसके बाद अब आ जाएँ दवाई पे कि आप एक जो है वो अपना फार्मूला बनाएं, और इसके साथ ही आप उसको फार्मूला भी दें। सिर्फ फार्मूले से काम नहीं चलेगा, बाद का चल भी जाता है, लेकिन इसका जो प्रॉपर हल है वो हिजामा लाजमी है, एक्सरसाइज लाजमी है, ताकि दोबारा ना हो। दवाई से ये होगा कि जितनी देर तक वो दवाई खाता रहेगा ठीक रहेगा, 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद उसे फिर से मसला बन जाएगा। तो एक्सरसाइज से आप ठीक करेंगे, हिजामा से आप ठीक करेंगे तो उसको सुकून मिल जाएगा, वो दोबारा वैसे मसला नहीं होगा उसे। तो एक्सरसाइज, हिजामा प्लस अगर आप उसको एक्यूपंक्चर भी कर दें तो ये बेहतरीन चीज़ है। इवन ज़्यादातर 80% केसेस ना बगैर दवाई के ठीक हो जाते हैं जब हम सिर्फ हिजामा और एक्यूपंक्चर मिला के कर देते हैं। तो एक्यूपंक्चर भी आप उसी पॉइंट पे कर दें, सिंपल कि 2 सुइयाँ आपने नीचे पिंडलियों पे लगानी है, गैस्ट्रोनीमियस मसल पे। ऊपर आपने 2 सुइयाँ L5 पे एक लगानी है, एक आपने S2 पे लगानी है, बस। ये आप 4 सुइयाँ लगा दें, बेहतरीन है ये इसका ट्रीटमेंट। और हर्बल मेडिसन एक फार्मूला लिखें, मैं आपको लिखवाता हूँ कि जो प्रॉपर्टीज़ हमने बात की शैटिका के ट्रीटमेंट के लिए हमें चाहिए, अब हम देखेंगे कि उस प्रॉपर्टीज़ की हर्ब्स कौन कौन सी हैं, और एक फार्मूला हम डिज़ाइन करते हैं कि जो शैटिका के लिए बेहतरीन होगा। इसमें पहली चीज़ लिखें जलापा। जलापा एक हॉट टेम्परामेंट की ड्रग है और इसका अफेक्ट आपके नर्वस सिस्टम पे होता है, स्पाइनल कॉर्ड पे होता है, सर्कुलेशन को तेज़ करती है। तो जलापा एक पेन किलर भी है, एनाल्जेसिक भी है। जलापा आपने लेनी है कितने भला,
30 ग्राम, जलापा 30 ग्राम। साथ ही आपने सूरनजा शीरी, सूरनजा शीरी जो है ये भी आपने 30 ग्राम लेनी है। अब जो सूरनजा शीरी है ना, इसका भी आप सबको ऑलरेडी पता होगा कि इसका इफ़ेक्ट आसाबी निज़ाम पे और जितनी भी जोड़ों के दर्द के मसाइल हैं ना, स्पेशली कि जोड़ों के दर्दों में या जोड़ों के मसाइल में जितनी भी एक कह लें नुस्खे हैं, उनमें सूरनजा तो डलती है। तो सूरनजा का एक इफ़ेक्ट तो एनाल्जेसिक है, पेन किलर बहुत अच्छी है सूरनजा ना, आपका ओवरऑल सर्कुलेशन भी तेज़ करती है ये। इसका जो इफ़ेक्ट है ना सूरनजा का, वो डी ऑब्स्ट्रुएंट का है कि इसने ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह को दूर करना होता है। ये फ्लेगमेटिक ह्यूमर की कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो ना, उसको ये निकाल देती है जिस्म से। जलापा भी ऐसे ही है। तो जलापा भी 30 ग्राम, सूरनजा शीरी भी 30 ग्राम, और तीसरी चीज़ आपने ऐड करनी है सकमूनिया। सकमूनिया आपने ऐड करनी है 20 ग्राम। तो ये आपके पास एक बेहतरीन ज़बरदस्त फार्मूला बन गया किसका, आपके शैटिका पेन के लिए। इसके अलावा ये जोड़ों के दर्दों के लिए भी बड़ी बेहतरीन चीज़ है। अर्थराइटिस में या कोई भी जोड़ों का दर्द हो, उसमें भी ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है। अब इसको आपने ना देना टैबलेट की फॉर्म में है कि यानी आप तीनों को पाउडर करके इसकी गोलियां बना के, तो 3 से 4 गोलियां आप एट अ टाइम दे सकते हैं, दिन में 3 से 4 मरतबा दें। ये इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर ही उसकी पेन वगैरह ठीक हो जाती है। पहली 2-3 खुराकों से उसकी पेन रिलीफ मिल जाएगा उसको। लेकिन प्रॉपर हल, जैसे मैंने पहले बताया कि जब तक आप उसका हिजामा नहीं करेंगे, एटलीस्ट उसको परमानेंट आराम नहीं आएगा। इसलिए हिजामा ज़रूरी चीज़ है। साथ आप ये नुस्खा दें, ये फार्मूला बना के दें, इसकी गोलियां बना के ना, जो हम कहते हैं ना हब्बे नकरस, इसको इस नुस्खे का नाम आप लिख लें, हब्बे अरकुन निसा लिख लें, ठीक है, हब अरकुन निसा। कि ये शैटिका को अरकुन निसा भी कहते हैं, लंगड़ी का दर्द भी कहते हैं। तो उसके लिए ये गोली है, तो इसलिए हमने इसका नाम हब अरकुन निसा रख दिया। तो ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है। आप इसको फर्दर भी स्टडी अपने तौर पे भी करें कि इस तरीके से। अब जैसे ये हमने शैटिका पेन के लिए एक फार्मूला बनाया ना, इसी तरह कोई भी डिज़ीज़ है तो उसकी आपने पैथोलॉजी देखनी क्या है। अब शैटिका की पैथोलॉजी हमने देखा, या तो कंप्रेशन है, या इन्फ्लेमेशन है, या कोल्डनेस है, या ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई भी हो सकती है। तो ये फार्मूला ऐसा है कि अगर इन्फ्लेमेशन होगी वो भी ठीक हो जाएगी, अगर जो कोल्डनेस है वो भी ठीक हो जाएगी, सर्कुलेशन का मसला है तो वो भी ठीक हो जाएगा, कंप्रेशन का मसला है वो भी ठीक हो जाएगा। तो एक ऐसी फार्मूलेशन के यानी कि जो उस डिज़ीज़ के सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर रही है। तो अब सवाल 1 मिनट में देख लूँ आपका क्या आया है। अच्छा, गोली का वज़न, ये आप 3 ग्राम तक की गोली बना सकते हैं। 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम तक की गोली इसका आइडियल है। और इसकी लिमिटेशन है बिल्कुल 3 ग्राम मैक्सिमम है। 3 ग्राम से ज़्यादा जो है ना आपने इसको नहीं देना। और दिन में 3 मरतबा भी आप इसको दे सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है कि एज वाइज इसका डिफरेंस होगा कि जो बूढ़े लोग हैं ना, उसमें ज़ाहिर बात हो सकता है कि उन्हें लूज़ मोशन लग जाए, तो इसलिए उसमें थोड़ी डोज़ कम कर देंगे हम, ठीक है। तो बाकी इसकी डोज़ यही है, 3 ग्राम की आप गोली बनवा लें, 2 ग्राम की बनवा लें, 1 ग्राम की बनवा लें। 3 ग्राम मैक्सिमम डोज़ है। 3 ग्राम एक टाइम की मैक्सिमम डोज़ है। दिन में 2 से 3 मरतबा आप इसको मैक्सिमम दे सकते हैं। और कितना अरसा तक दे सकते हैं ये डिपेंड करता है कंडीशन पे। अगर आपने सही फार्मूला बनाया है, उसका हिजामा कर दिया, आपको 1 हफ़्ते से ज़्यादा इस दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप सिर्फ उसको दवाई पे लगाया हुआ है, आप उसका ना हिजामा कर रहे हैं, ना उसका मसाज या एक्सरसाइज कुछ भी नहीं उसको करवा रहे, तो ये दवाई चाहे वो महीनों खाता रहे, जितनी देर खाता रहेगा ठीक रहेगा। जैसे ही छोड़ेगा तो वही एलोपैथिक वाले हिसाब, सिम्टोमेटिक हिसाब, वो 2-3 दिन बाद फिर से मसला बन जाएगा। तो इसलिए इसका आप ना ओवरऑल ट्रीट करें मसले को, रूट काज को। तो मैं यही बात कर रहा था कि कोई भी डिज़ीज़ है, कोई भी मसला है, आपने उसकी पैथोलॉजी देखनी है और आप हिसाब लगाएं कि आपको किस एक्टिविटी की हर्ब्स की ज़रूरत होगी। जैसे इसमें मैंने आपके सामने एग्जांपल दी ना कि ये शैटिका पेन है, तो उसमें ज़ाहिर बात हमें हॉटनेस वाली ड्रग्स चाहिए, स्टिमुलेंट ड्रग्स चाहिए, एनाल्जेसिक चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। तो हमने वो हर्ब्स का, चूँकि मेरे पास नॉलेज था कि मैंने हर्ब स्टडी की हुई थी, तो मैंने आपको एक फार्मूला दे दिया। इसी तरह जब आप हर्ब्स पढ़ेंगे
बार बार आपकी फिंगर टिप्स पे होंगी, तो आपको पता होगा कि कौन सी हर्ब किस जगह पे जाके एक्ट करती है, उसका क्या टेम्परामेंट है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आप एक फार्मूला बड़ा अच्छा ख़ुद भी बना सकते हैं। आपको बने बनाए मुजर्रिबात इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप खुद से जो मुजर्रिबात बनाने वाले हैं ना, आप वो बनेंगे। तो ये शटिका का ट्रीटमेंट हो गया जी। अब इसमें आगे जिन लोगों का रिव्यू रह गया था, आप रिव्यू दें, अब फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट बात करते हैं। जी रमज़ान साहब, अब आप माइक ओपन करके देखें, आपकी आवाज़ आ रही है? आपकी आवाज़ नहीं आ रही बिकॉज कोई हैंड फ्री का इशू होगा या क्या मसला है? चलें नेक्स्ट आप बताएं जी। सैयद लुकमान शाह, आप बताएं कोर्स आपका कैसा रहा? जी अच्छा, माशाल्लाह काफ़ी मालूमाती हैं और काफ़ी कुछ इसमें माशाल्लाह सीखने को मिला है। इसको स्टडी करते रहेंगे आराम आराम से इंशाल्लाह ताला, तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला फ़ायदा होगा, हमें भी होगा, मरीज़ों का भी होगा इंशाल्लाह, और आपका सदका जारिया भी होगा इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। जी ताहिर साहब, आपने हैंड रेज़ किया है। सर मैंने ये पूछना था कि ये जो नेक्स्ट कोर्स है ये कब से शुरू हो रहा है? फिर नेक्स्ट ये फीस बस कितनी होगी? आ गया, यकम से शुरू हो रहा है। यकम जून से? जी जी और ये वीकेंड प्रोग्राम ही होगा सर? जी जी, मतलब इतवार जैसे जैसे अभी चल रहा है वैसे ही अगला भी चलेगा। इसका सेकंड पार्ट में हम इंशाल्लाह पूरा जीआईटी सिस्टम डिस्कस करेंगे और हर मसले को डीपली स्टडी करेंगे। उसका हर्बल ट्रीटमेंट, उसका हिजामा से ट्रीटमेंट, उसका एक्यूपंक्चर से, सारी चीज़ें उसमें डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट कोर्स में जो आप सब हैं, यानी पहले कोर्स के, आप सब के लिए फ़ीस सेम रहेगी 300। जो नए आने वाले हैं उनके लिए 500 होगी। तो वो आपने ऐसे ही फ़ी पे करके नेक्स्ट कोर्स में एनरोलमेंट करवा लेनी है। तो 1 जून से इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू सर। और सर फीस जिस तरह पहले की थी उसी तरह ही सेम पैटर्न पे सबमिट कर दीजिए जी जी, जैस का आपको। या इजी पैसा अकाउंट में आपने भेज के स्क्रीनशॉट भेज देना है, तो आपको सेकंड वाले ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। सेकंड कोर्स ये आगे 1 से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा सर, दूसरा ये बताएं कि हर्ब पढ़ने के लिए, हर्ब्स को पढ़ने के लिए वैसे तो मुफर्रदात वगैरह बुक्स हैं, तो जिस तरह आपके नोट्स हम देख रहे हैं कि इंग्लिश में, तो जैसे अभी आपने बताया सुरजा शीट है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ये बुक से इसका ताल्लुक क्या है? इस तरह की कोई बुक रिकमेंड करेंगे जिस तरह फार्माकोलॉजी आपने रिकमेंड की थी पहले? बुक इस हर्ब्स के तरह हवाले की कोई है तो नहीं, अलबत्ता हम खुद इंशाल्लाह बना लेंगे। हम अगला जैसे इस जो कोर्स है, इसके सारे नोट्स खुद बनाए हुए हैं हमारे पिछले बैचेस के ना, कि ये जो हमारे प्रीवियस बैच वगैरह चल रहे थे, तो ये हमारे अपने बनाए हुए नोट्स थे जो आपको प्रोवाइड किए हैं। तो इसी तरह आगे भी आपको हर्ब्स रिलेटेड जो है ना, एक कम्प्रीहेंसिव नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जो हर लिहाज से, तिब्बी लिहाज से भी और मॉडर्न साइंस के लिहाज से भी आप दोनों को उसको स्टडी कर पाएंगे। जी सर, एक और सबमिशन थी कि जिस तरह आपने आज ये फार्मुलेशन पार्शियलिटी का लिखवाई है, गुलाबास या शीश, बाज़ का सुनने में फ़र्क पड़ सकता है, बाज़ का लिखने में फ़र्क पड़ सकता है। अगर काइंडली इसको बाद में जनाब जो है ना अपने हैंड राइटिंग में जनाब जो है ना इसको कर दिया करें, तो ये हम रिकंसाइल कर दें उससे। इज इट पॉसिबल? जी, ये आपकी रिकॉर्डिंग इसलिए मिल जाती है ना कि बाद में अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो आप लिख लें, और अगर आपको लगता है कि आपने गलत लिखा, आप मुझे जैसे आपने पिछली दफ़ा चेक करवा दिया था, तो आप मुझे इनबॉक्स पे भेज के चेक करवा लें। तो कोई भी गलती होगी मैं आपको करेक्ट करके भेज दूँगा। थैंक यू।
जी डॉक्टर इकबाल साहब, आप बताएं आप का कैसा रहा ओवरऑल कोर्स का जर्नी है? इकबाल साहब, आपकी आवाज़ बहुत नॉइज़ के साथ है। आप थोड़ा सा हैंड फ्री वगैरह दूर करके बोलें तो आई थिंक क्लियर आ जाएगी। हाँ सर, ये कह रहा था, जी अब ठीक आ रही है, अब ठीक आ रही है। मेरी गुजारिश ये थी कि मैं ये समझना चाह रहा था कि अगर हम तिब को जदीद करना चाह रहे हैं, ये जो आपने पढ़ाया पूरा सिलेबस ये एफटीजे के सिलेबस की तरह ही था, यूँ लगा कि कुछ चीज़ों को हमने रिवाइज़ किया है और उससे हमें बहुत सारे भूले हुए सबक भी याद हो गए। बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत अच्छे तरीके से मेहनत की। लेकिन अगर हम तिब को जदीद करना चाहते हैं, जैसे कि तुर्की में हो रहा है, जैसे मिस्र में हो रहा है, जैसे यूरोप में हो रहा है, तो हमें हर्बल के एक्सट्रैक्ट और जौहर और नमकियात की तरफ जाना चाहिए, ताकि वो जो 4 चम्मच हम कह रहे हैं ना, जो शादा बना के पीना है, 2 चम्मच बाकी खाने और ये खाने, उसकी जगह पे एक छोटा सा कैप्सूल, एक छोटा सा टेबलेट हमारी उन दवाइयों की ज़रूरत को पूरा कर सके। तो इस सूरत में बहुत सारे साथी काम कर रहे हैं, लेकिन आपके यहाँ मैं ये सुन के हैरान हुआ कि आप उसकी कुछ मुखालफत करते हुए नजर आए। बिल्कुल हमारा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है कि हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू एक लिहाज से एक हिसाब से आप मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि बाज़ जगहों पे हमें सिर्फ एक केमिकल देने की ज़रूरत होती है, तो उसमें हम एक एक्सट्रैक्ट यूज़ कर लेते हैं। यानी एक प्लांट है, उसका एक्सट्रैक्ट हमारी इस पर रिसर्च वगैरह भी होती है, हमें खुद बनाने भी आते हैं सारे एक्सट्रैक्ट वगैरह। तो जहाँ पे ज़रूरत होती है ना, यानी एक पूरा प्लांट है ना, मिसाल के तौर पे आप मुलट्ठी ले लें, उसका एक एक्सट्रैक्ट चाहिए हमें, यानी एक उसका इंग्रेडिएंट चाहिए, ग्लाइसराइजिन ले लें, तो हम वहाँ पे सिर्फ वो एक ही यूज़ करेंगे। लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि जब हम फार्मूला डिज़ाइन करते हैं या जो चीज़ें जितनी आपका इसमें ज़ाहिरी बात है कि दो डिफरेंट एक मुताले के एक लेवल हैं। अगर आप इस टॉपिक में मुताला कर लें तो मेरा ख्याल है आपकी जो है ना वो ये जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझ में आ जाएगा कि जो चीज़ जितनी ज़्यादा नेचर के करीब है ना, वो आपके जिस्म के लिए उतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि जो चीज़ जितनी ओरिजिनल फॉर्म में है, यानी एक जड़ी बूटी है, या जिस तरह हम खुराक लेते हैं ना, रोटी के साथ कोई भी सालन ले रहे हैं, सब्ज़ी पका के ले रहे हैं, तो वो हम उसकी क्रूड फॉर्म में ले रहे हैं, सिर्फ उसको पका रहे हैं बस, ठीक है, उसके साथ बाकी चीज़ें ऐड कर रहे हैं, प्याज, टमाटर, मिर्चें। तो हम ये भी तो कर सकते हैं ना कि सब्ज़ी के यार पूरी खाने के बजाय उसका एक केमिकल क्यों नहीं निकाल के ले रहे, तो वहाँ पे हम पूरी सब्ज़ी क्यों ले रहे हैं, वहाँ पे हम पूरा गोश्त क्यों ले रहे हैं, गोश्त का एक टुकड़ा, उससे प्रोटीन चाहिए ना, तो सिंपल प्रोटीन क्यों नहीं ले रहे। तो ये एक टोटली डिफरेंट ये एलोपैथिक अप्रोच है कि आप एक केमिकल फोकस्ड, केमिकल बेस्ड आप ले लें। केमिकल बेस पे आप आएंगे ना, तो मैंने आपको बताया कि इस टाइम पे टोटल प्लांट्स में 1 लाख से ज़्यादा मेटाबोलाइट्स इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। तो आप एक जो इंग्रेडिएंट है उसके मल्टीपल जो है ना वो यूजेस होते हैं। तो आप जब केमिकल्स की गेम में आएंगे ना, तो आप वो चीज़ नहीं अचीव कर पाएंगे जो आपको एक क्रूड फॉर्म में और जो एक मैक्रो लेवल की समझ दे रही है ना, कि जो फ़िलासफ़ी आपको समझा रही है कि यानी आप बड़े लेवल पे देखें, आप माइक्रो लेवल पे ज़रूर जाएं जहाँ पे ज़रूरत है। जैसे कोरोना आया था, तो कोरोना पे भी जिन लोगों की इम्यूनिटी कमज़ोर थी उन पे कोरोना का असर हुआ, और जिन लोगों की इम्यूनिटी मजबूत थी उनको चाहे कोरोना हुआ भी वो रिकवर कर गए। तो ये अप्रोच देखें। अब अगर आप कोरोना का वायरस देखें तो दोनों में सेम एंटर हुआ था, मजबूत इम्यूनिटी वाले में भी और कमज़ोर इम्यूनिटी वाले में भी। तो वो क्या चीज़ थी कि एक पर्सन की इम्यूनिटी मजबूत होने की वजह से वो उसी वायरस से बच गया और एक पर्सन उसी वायरस से मर गया। तो ये चीज़ फ़िलासफ़ी हमें समझाती है कि जो ओवरऑल अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया है ना जिस्म का, वो कुदरत के जितना करीब रहे, जितना ओरिजिनल फॉर्म में रहे, उतना ज़्यादा उसके कह लें बेनिफिट होते हैं, उतना ज़्यादा वो बेनिफिशियल होता है और ईज़ी टू अंडरस्टैंड होता है। जैसे ही आप थोड़ा दूर जाने
की तरफ जाएंगे, जैसे मॉडर्न साइंस की एक चीज़ है, लेकिन मैंने आपको बताया ये भी मॉडर्न साइंस ही कहता है। मॉडर्न साइंस कि ये रिसर्च नहीं है। साइंस ये कहती है कि अगर आज मेरी एक रिसर्च ठीक है ना, तो कल को हो सकता है गलत भी हो जाए, ठीक है। ये साइंस खुद एक्सेप्ट करती है कि आज की रिसर्च कल गलत साबित हो सकती है, लेकिन हम पाकिस्तान में इस तरह का एटीट्यूड डेवलप कर लेते हैं कि एक चीज़ जो साइंस नहीं मानती वो है ही नहीं, और साइंस सब कुछ है। और हम जो हमारी बेसिक फ़िलासफ़ी है ट्रेडिशनल, जो हमें तिब्बे नबवी में भी मिलती है और पीछे बैक जाए यूनानी में भी मिलती है, उससे पीछे बैक जाए आयुर्वेदा में भी मिलती है, तो वो फ़िलासफ़ी हम छोड़ के, और जो एक मॉडर्न साइंस, हालांकि वो मॉडर्न साइंस भी उसी चीज़ पर रिसर्च कर रही है जो हमारी फ़िलासफ़ी है, तो हम क्यों ना अपनी फ़िलासफ़ी को बेहतर तरीके से समझ के चलें, बजाय इसके कि हम वो भी ज़रूरी है, मैं उसका बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा कि वो ज़रूरी नहीं, उसको छोड़ दें। वो ज़रूरी है कि आप अपने आप सिस्टम को ज़िंदा रखने के लिए वो ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप उसको नहीं स्टडी करेंगे, उसको नई रिसर्च की तरफ नहीं लेके जाएंगे, तो ज़ाहिर बात है कि आप बिल्कुल ही पीछे रह जाएंगे, बिल्कुल ही आप बैकवर्ड चले जाएंगे, आपके फ़न का नीम तक ज़िंदा नहीं रहेगा। तो वो भी एक ज़रूरी चीज़ है। लेकिन जब आप ट्रीटमेंट की बात करते हैं ना, तो ट्रीटमेंट में आपको भी क्लिनिक करते बहुत साल हो गए होंगे माशाल्लाह, तो आपने ख़ुद भी ये चीज़ ऑब्ज़र्व की होगी कि जो फ़ायदा आपको एक है ना हर्बल मेडिसन में, कि यानी उसकी क्रूड फॉर्म में देने में, वो फ़ायदा केमिकल देने में नहीं है। और जब आप केमिकल देते हैं ना, तो आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाते हैं और उसके साइड इफ़ेक्ट वगैरह में भी होते हैं। लेकिन जब आप हर्बल में नुस्खा नवेसी के उसूलों के मुताबिक एक फ़ार्मूला डिज़ाइन करते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर काम करता है। जी, और कोई सवाल? नवीरा का कमेंट सेक्शन में है कि बैम स्टूडेंट के लिए कोई बुक्स, बैम स्टूडेंट के लिए एक ही बुक है, कैनन ऑफ मेडिसिन पढ़ें आप, जो अबू अली सीना ने लिखी है, अल कानून फिल तिब, वही सबसे बेहतर है। वही आप शुरू लेवल से वो पढ़ेंगे तो आपको 5वें 6ठे सेमेस्टर तक उसकी समझ आएगी, और अगर आप उसको 5वें 6ठे में पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको 10वें सेमेस्टर तक समझ आएगी। इसलिए बेहतर है कि अभी से शुरू कर दें। अल कानून फिल तिब जो असल किताब है, वो कि असल सारी चीज़ें उसमें हैं, सारा फ़लसफ़ा उसमें है, तो इसलिए आप वो ज़रूर पढ़ें। जी, बाकी हुमैरा हाशमी हैं यहाँ पे? जी हैं, मौजूद हैं। आप बताएं कोर्स ओवरऑल आपका कैसा रहा, आपको क्या कुछ नया सीखने को मिला? माइक इशू है तो आप टेक्स्ट में बता सकते हैं। और वजाहत आप बताएं, आप तो मुझे नज़र ही नहीं आया ओवरऑल कोर्स में, कभी कभार ही नज़र आते हैं मुझे। क्यों वजाहत, खैरियत है सब? नज़र नहीं आया आप कोर्स में ओवरऑल। ओके, चलें जी फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट कोर्स में जो लोग हुए उनसे मुलाकात होती है। बाकी इसमें एक और कोर्स भी। जी जी आज का ये लेक्चर आखिरी लेक्चर था सर? जी जी, आखिरी लेक्चर था। बाकी मैंने आपके ना पोर्टल पे एक अपलोड कर दिया, डिटेल्ड लेक्चर है मास्टरबेशन पे। आपको पता है कि इस ज़माने का बहुत एक तेज़ी से बढ़ता हुआ मसला है, बहुत सारी यूथ इसमें इंगेज, मेल फीमेल, जिसे हम जलक या मुस्तज़नी या जो भी कह लें व्हाट्सएवर, तो उस पर मैंने एक डिटेल्ड लेक्चर आपके कोर्स का आखिरी लेक्चर के तौर पे वो अपलोड किया है। आप वो ज़रूर सुने, उसका ट्रीटमेंट भी लिखा है उसमें सारा, और उस पर डिटेल डिस्कशन हुई है, तो वो आप सब ने ज़रूर सुन लेना, ताकि जो है वो आपको उसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। सर ये ऐसे मुमकिन है कि इस ग्रुप में दोस्त पार्टिसिपेट कर रहे थे,
कोई लिस्ट वगैरह एक शेयर करना पॉसिबल होता है, इसलिए हम अक्सर कोशिश करा करते हैं तो एक लिस्ट एक दूसरे को मिल जाती है और फ्यूचर रब्ता करने के लिए रिस्पॉन्स होगी विजिबल फॉर दिस स्पेसिफिक कोर्स। नहीं, वो डाटा हमारे पास तो होता है, बट वो डाटा हम किसी को नहीं देते। हमारे पास तो सारा डाटा होता है हर एक का। है नेक्स्ट, आप में से जिनका कायरो प्रैक्टिस में शौक़ हो, कायरो प्रैक्टिस में उनका इंटरेस्ट हो कि कायरो प्रैक्टिस सीखनी हो, तो उस हवाले से भी एक कोर्स शुरू हो रहा है जून में ही, और वो 2 माह का कोर्स है और उसका आपको डिप्लोमा मिलेगा कॉलेज की तरफ से। तो उसमें भी किसी ने रजिस्ट्रेशन करवानी हो तो वो भी मेरे साथ कांटेक्ट कर लीजिएगा। और वो एक बड़ी बेहतरीन चीज़ है कि बहुत एक एडवांस लेवल की वो भी हमने डिज़ाइन की है कायरो प्रैक्टिस भी, कि यूनानी तिब से लेकर अब तक जितनी एडवांसमेंट आई है सारी उसमें कवर होगी। बहुत सारी आपको 100+ टेक्निक्स उसमें सीखने को मिलेंगी। आपको असेसमेंट करना आएगी, आपको ट्रीटमेंट करना आ जाएगा, उसमें स्पाइनल मैनिपुलेशन सारी आ जाएंगे। आपको रीढ़ की हड्डी के आप मास्टर बन जाएंगे। रीढ़ की हड्डी के मुतालिक जितने भी मसाइल हैं कि आपकी डिस्क हर्निएशन है, आपकी डिस्क स्लिप है, कोई भी मसला है तो वो आप ठीक कर पाएंगे। इकबाल साहब, आपकी आवाज़ काफ़ी कट रही है, पहले क्लियर आ रही थी, अब फिर वो जो है ना काफ़ी शो। मैं ये गुजारिश कर रहा था कि जिस कोर्स का आप तब डिस्कस कर रहे हैं उस कोर्स को करने वाले फिजिकल क्लासें फैसलाबाद में होंगी तो कैसे शामिल होंगे? जी, उसमें यह है कि सारा कोर्स ऑनलाइन है, उसमें 4 क्लासेस फ़िज़िकल हैं। हर 15 दिन के बाद एक क्लास फ़िज़िकल है, लेकिन जो लोग ज़्यादा दूर से हैं उनके लिए यह है कि 1 माह में 1 क्लास फ़िज़िकल होगी। यानी आपको 1 दिन, पूरे माह में 1 दिन तो लाजमी आना पड़ेगा प्रैक्टिकल लर्निंग के लिए ना, कि आपको सारी टेक्निक्स उसमें सिखा दी जाएंगी। तो बाकी जो लोग करीब से हैं, लाइक फैसलाबाद से ही होंगे या करीबी शहर जैसे लाहौर हो गया, तो वो तो फिर 4 की 4 क्लासेस के लिए आएंगे। लेकिन जो लोग ज़्यादा दूर से हैं वो महीने में 1 क्लास लेने ज़रूर उन्हें आना पड़ेगा। तो 2 माह में 2 क्लासेस फ़िज़िकल उनकी हो जाएंगे और बाकी सारा ऑनलाइन है। जी ताहिर साहब, हैंड रेस किया। मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि आपका कोई विजिट लाहौर का पॉसिबल है नहीं, वो अभी ना हम टूर अनाउंस करने लगे हैं, तो आप में से भी किसी ने अरेंज करवाना हो तो मोस्ट वेलकम। कि हम पूरे पाकिस्तान में एक तिब टूर के नाम से ना एक सीरीज़ करने लगे हैं, कि जिसमें हम पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में जाएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी एक 40-50 लोगों का ग्रुप है, चाहे वो तबीब हैं या स्टूडेंट हैं, वो चाहते हैं कि उन्होंने ये चीज़ सीखनी है, तो वो हमें बुलाएं और हम फ्री ऑफ कॉस्ट आएंगे आपको सिखाने। यानी उसमें कोई चार्जेस भी आपसे नहीं लेंगे। बस ये है कि कम से कम 30-40 लोगों की गैदरिंग हो के हमारा आना फ़ायदा मंद भी हो। तो ये आप प्लान कर लें कोई भी, तो मैं हाज़िर हो जाऊँगा कि आप 30-40 दोस्त हो जाएं। फ्री ऑफ कॉस्ट आएंगे हम, उसमें आपसे कोई 1 रुपया भी चार्ज नहीं करेंगे। यानी मैं अपने ख़र्चे पे आऊँगा और अपने ख़र्चे पे जाऊँगा, कोई उसमें बिल्कुल ज़ीरो चार्जेस। और पूरे पाकिस्तान में ये टूर अनाउंस करने लगे हैं, और उसमें एक्यूपंक्चर, हर्बल मेडिसन, उमूर तबैया, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो हम जिस टॉपिक पे भी, यानी डाइट थेरेपी, जो भी टॉपिक होगा वो आपके साथ यानी फ़ाइनल करके, तो वो एक वर्कशॉप की सूरत दे लें, एक कोई प्रोग्राम सेमिनार की सूरत दे लें, तो वो आप खुद अरेंज कर लें, हम इंशाल्लाह आ जाएंगे आपके साथ। लाहौर से इधर वजाहत है, हुमैरा हाशमी है, और भी आई थिंक लाहौर से और कौन है इधर। तो आप सब मिल के चाहे प्लान कर लें और बाकी दोस्तों को इनवाइट कर लें, तो मैं इंशाल्लाह आ जाऊँगा। सर वजाहत साहब का कोई नंबर शेयर कर सकेंगे कि मैं उससे रब्ता कर पाऊँ? जी, आप मुझे ऐसा करिएगा, इनबॉक्स मैसेज कर दें, मैं आपको उनका कॉन्टैक्ट दे दूँगा। वजाहत, आप भी इनसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, मैं आपका कॉन्टैक्ट जो है ना ताहिर साहब को दे दूँगा। तो आप चाहे तो कोई कैंप प्लान कर लें कि जिसमें आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। उसमें मसाज थेरेपी, कपिंग, एक्यूपंक्चर सब कुछ आ जाएगा, हर्बल मेडिसिन भी। तो चाहे कैंप
प्लान कर लें, चाहे आप कोई वैसे एजुकेशनल सेमिनार प्लान कर लें, कुछ भी प्लान कर लें, तो मैं इंशाल्लाह आ जाऊँगा और फ्री ऑफ कॉस्ट इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में। ये अनाउंस करने लगे हैं, बस अभी इंतज़ार कर रहे थे। ये अभी आपको अनाउंस कर दिया, बाकी पब्लिक इसको हम इंशाल्लाह अनाउंस करेंगे। जी इकबाल साहब, आपको क्लियर हो गया कि उसमें एक माह में एक क्लास फिज़िकल होगी, बाकी सारा ऑनलाइन होगा। सर ये जो फाइटोकेमिस्ट्री ये भी सारी ऑनलाइन ही है ना, इसकी जो फिजिकल जी जी, है ये ऑनलाइन है, ये सारा ऑनलाइन चलेगा। बिकॉज ये सारा नॉलेज है ना, तो ये तो ऑनलाइन फ़ोन से किया जा सकता है। जो कायरो प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिकल चीज़ है कि जब तक आप इसको अपने हाथ से मतलब करके नहीं देखेंगे, आपको नहीं आएगी। आप अपने सामने होता हुआ नहीं देखेंगे एक की एडजस्टमेंट, तो आपको नहीं आएगी। तो इसलिए उसकी 2 क्लासेस तो मिनिमम ज़रूरी हैं, लाजमी है लेना फ़िज़िकल। चलें जी, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे फिर नेक्स्ट किसी कोर्स में, शायद कभी चक्कर लगता है मेरा। तो जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फी आलिक व मालिक, अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो, अपने मुखलिस बंदा में शुमार फरमाए। बहुत शुक्रिया जी।